ठीक है, आज की क्लास में हम आगे अपने कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट को जो हम स्टडी कर रहे थे उसे कंटिन्यू करते हैं और आगे कवर करते हैं। हमारे टॉपिक का नाम क्या है? कंसेप्ट ऑफ ए प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के कंसेप्ट में। ठीक है, मैंने आपको जो कल समझाया था वो आपको मैंने कोर बेनिफिट्स कौन से हैं, ऑगमेंटेड कौन से हैं, ठीक है, इनके बारे में डिस्कस किया था। बट ये मैंने अब जो आपको डिफरेंट बुक में से अपने खुद के नोट्स में से ये अलग टाइप के, क्योंकि जब हम ऑब्जेक्टिव्स के लिए कवर करेंगे तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स में से जो भी प्रोडक्ट का हर टाइप में है बिल्कुल डिटेल कंसेप्ट, वो कंसेप्ट समझाना चाहती हूँ। इसमें हमारे पास क्या है? इस प्रोडक्ट के कंसेप्ट में सिंपल, द टर्म प्रोडक्ट इज वाइडली यूज्ड टू रेफर अ मार्केट ऑफरिंग ऑफ एनी काइंड। ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब क्या है? टर्म प्रोडक्ट को हम वाइडली यूज करते हैं कि मतलब मार्केट के लिए कोई भी चीज क्या हो ऑफर की गई है। ये हम इसको कल डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि चाहे वो हमारे लिए कुछ भी है, टेंजिबल फीचर्स है, चाहे वो हमारे लिए क्या है, इनटेंजिबल फीचर्स हैं। क्लियर? सो एक प्रोडक्ट में हमारे पास सभी चीज का कॉम्बिनेशन होता है, फिजिकल एलिमेंट्स का भी और सर्विसेज का भी। सो most products are made up of a combination of physical elements and services. This is true in service market, while service offered can include, क्योंकि देखो सर्विस मार्केट में भी है, क्योंकि सर्विस भी ऑफर की गई है, उसमें हमारे पास टेंजिबल फीचर्स और इनटेंजिबल फीचर्स दोनों ही होते हैं। सो दिस इज ट्रू इन सर्विस marketing where service offering can include tangible features such as food in a restaurant, ठीक है, और एक प्योर सर्विस है कि जो कि हमारे लिए क्या है, intangibles है। Now the next, a product is something a firm markets, it means कि प्रोडक्ट वो सब कुछ है, ठीक है, जो कि फर्म मार्केट करना चाहती है। ये हमने इसको डिटेल में स्टडी किया था, ठीक है, और इसको एक लाइन में मैंने आपको फिर से समझा दिया कि इसमें लिखा है कि समथिंग ए फर्म मार्केट्स, ठीक है, वो चीज जो कि फर्म मार्केट्स करना चाहती है, दैट विल सेटिस्फाई द पर्सनल वांट, कि चाहे वो हमारी कोई भी पर्सनल वांट है, हमारे पास एक बिजनेस को फिल करना है, कमर्शियल नीड्स है, हमारी सर्विस है, वो उन सभी को करना चाहती हैं। ठीक है, अब हम आइए एक जेनरिक से बात करते हैं पोटेंशियल तक। इट मींस हमने ये जो प्रोडक्ट की डेफिनेशंस में है, जो भी हमने प्रोडक्ट की डेफिनेशंस में स्टडी किया था, हमने कोर में क्या स्टडी किया था? एनीवन कोई बताएगा कि हमने कोर प्रोडक्ट में क्या स्टडी किया था? कोर में तो हमारे पास खाली जो भी फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं वो ही इंक्लूड थे। ठीक है, कोर में हमारे पास जितने भी टाइप के हमारे पास बेसिक हैं, ठीक है, वो सब कुछ इंक्लूड थे। ऑगमेंटेड में हमने क्या स्टडी किया? ऑगमेंटेड में हमने स्टडी किया था कि इसमें हमारे पास कुछ जो इनटेंजिबल जो फीचर्स हैं वो भी इसमें क्या होंगे, इंक्लूड होंगे, यानी कि जो हमारे पास सर्विसेज के फीचर्स हैं वो भी उसमें इंक्लूड है। फ्रॉम जेनरिक टू पोटेंशियल प्रोडक्ट, यानी कि जेनरिक से पोटेंशियल प्रोडक्ट तक, most of you would be aware that a product has a personality of several components, ठीक है, most of you, आप इनके बारे में अवेयर हैं, जानते हैं कि एक प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा, देखो सर्वर, इसको प्लीज डिटेल से समझिएगा, ठीक है, कंसेप्ट वाइज, इसीलिए स्टार्टिंग से मैंने आपको, ठीक है, एक एक करके उनको वन बाय वन समझाए कि ताकि हम बाकी सभी जितने भी टाइप्स के प्रोडक्ट्स हैं उनमें अच्छे से कंपैरिजन कर सकें। इसीलिए सो मोस्ट ऑफ यू वुड बी अवेयर दैट a product has a personality of several components, ठीक है, आप सभी ये जानते हैं, अवेयर हैं कि एक प्रोडक्ट में बहुत सारे several components की पर्सनालिटी होती है। जैसे कि क्या मतलब है कि वो एक प्रोडक्ट है बहुत ज्यादा डिफरेंट अलग अलग several component से बना होता है, जैसे कि फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट्स हो गया,
हमारे पास, ठीक है, यानी कि उसका कोई नाम होगा, ब्रांड नेम है, पैकेज है, लेबलिंग है, एक्सेट्रा। ऑल ऑफ अस नो दैट मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स आर अंडरगोइंग ए कांस्टेंट चेंज। हम सभी ये जानते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। देखो इसको एक एक वर्ड को, लाइन को, क्योंकि मैंने उतना ही डाला है इसमें, ठीक है, एक एक लाइन इसकी इंपॉर्टेंट है। सो मोस्ट ऑफ यू वुड बी अवेयर दैट a product has a personality of several components, ठीक है। एक प्रोडक्ट की अलग अलग several components की अलग अलग पर्सनालिटी होती है, कि जैसे फिजिकल प्रोडक्ट्स है, ब्रांड नेम, पैकेज, लेबल, एक्सेट्रा। And all of us know that most of the products are undergoing a constant change, obviously, ठीक है। constant change नहीं करेंगे तो कस्टमर की जो डिमांड्स है उन्हें फुलफिल कैसे करेंगे? so we have to change their demands, ठीक है। we have to change our products in order to fulfill the demands of the customer, ठीक है। and marketing man has been constantly engaged इन एनरिचिंग हिज प्रोडक्ट ऑफर। और एक जो मार्केटिंग मैन क्या होता है, यानी कि मार्केटिंग मैन कॉन्स्टेंटली एंगेज, कॉन्स्टेंटली जुड़ा होगा, जो भी वो प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है उसे एनरिच यानी उसके फीचर्स को एनहांस करने के लिए। तो इन हिज अटेम्प्ट्स टू स्कोर ओवर कंपटीशन he has been bringing about refinement on his basic product offer, ठीक है। तो वो रिफाइन करता रहेगा कि ठीक है, वो छटनी करता रहेगा कि अब मुझे इसमें क्या ऐड करना है, अब मुझे इसमें नेक्स्ट में मुझे क्या ऐड करना है। सो ही हैज बीन ब्रिंगिंग अबाउट refinement on his basic product offer, but managing the product was becoming more and more difficult। लेकिन प्रोडक्ट को मैनेज करना और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। बट मैनेजिंग द प्रोडक्ट was becoming more and more difficult, hence product traveled various levels। तो जो प्रोडक्ट है वो अलग अलग टाइप के वेरियस लेवल्स को, ठीक है, ट्रेवल करता है। तो अब हम इसे वन बाय वन स्टडी करेंगे कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। यानी कि एक जेनरिक से माने कोर से, ठीक है ना, एक हमारे पास पोटेंशियल तक कितने टाइप के क्या है प्रोडक्ट्स हैं। हम एक बार जितने भी सारे मैंने यहाँ पे नाम आपको बताए हैं वो तो हम स्टडी करेंगे ही, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है कि अलग अलग, यानी पहले कोर से जेनरिक से ब्रांडेड। मतलब एक सिंपल, अगर मैं एक प्रोडक्ट को बेचना चाहती हूँ तो उसमें अगर मैं उसमें एक एक फीचर्स को ऐड कर दूं तो वो अलग उसके डिफरेंट लेवल्स बन जाएंगे, ठीक है। ब्रांडेड से डिफरेंशिएटेड, कस्टमाइज्ड, ऑगमेंटेड एंड देन पोटेंशियल। तो इसको वन बाय वन स्टडी करते हैं। द कोर बेनिफिट्स, व्हाट डज द प्रोडक्ट मीन टू द कस्टमर, ठीक है। कोर बेनिफिट्स का मतलब क्या होता है, ठीक है, कि मुझे अल्टीमेटली इससे कितना बेनिफिट क्या होगा, रिसीव होगा। सो व्हाट डज द प्रोडक्ट मीन टू द कस्टमर, ठीक है, कि ये जो कोर बेनिफिट इसका इतना है कि इस प्रोडक्ट से कस्टमर को क्या मतलब है, ठीक है। व्हाट डज द प्रोडक्ट मीन, कि ये कस्टमर के लिए क्या, कस्टमर के लिए इस प्रोडक्ट का रियल यूज क्या है। देखा जाए एक कार चाहे कोई सी भी हो गई है, ठीक है। एक कार का अगर आप कोई एक सिंपल कार भी लेते हो, उसका एक मेन पर्पस क्या होता है, ट्रैवलिंग में कन्वीनियंसी, यानी कि आपको ट्रैवल तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी कर सकते हो, आपको उससे ट्रैवलिंग में क्या होगी, कन्वेंस, यानी कि आपको उसमें कंफर्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल आ कार ऑफर्स जेनरिक बेनिफिट्स ऑफ कन्वीनियंस इन ट्रैवलिंग, ठीक है। तो यानी कोर बेनिफिट में हमने देखा था उसका फिजिकल आउटपुट जो भी था, ठीक है, यही उसका क्या था, फिजिकल। अब मेन क्या होते हैं जेनरिक में आपके पास अनब्रांडेड, ठीक है। देखो ब्रांडेड में तो नाम दे दिया आपने, एक यूनिक आइडेंटिटी दे दी। जेनरिक का मतलब है कि ये सबके लिए है, इसमें कोई भी, ठीक है, मतलब भेदभाव नहीं है। भेदभाव का मतलब क्या होता है, देखो जब कभी भी हम ब्रांडेड की बात करते हैं ना, तो ब्रांडेड में एक ना कहीं हमारी क्या पर्सनालिटी,
हमारी कहाँ कहीं ना कहीं जो भी हम सोसाइटी में कहाँ है एग्जिस्ट करते हैं, वो सब कुछ मैटर करता है। सो द जेनरिक प्रोडक्ट इज द अनब्रांडेड एंड अनडिफरेंशिएटेड कमोडिटी। ठीक है, एक जेनरिक प्रोडक्ट एक अनब्रांडेड और अनडिफरेंशिएटेड कमोडिटी है। एक कैसा प्रोडक्ट है जो कि अनब्रांडेड है, ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड कमोडिटी लाइक द राइस। अब ये मेन, चाहे अमीर खाए चाहे गरीब खाए, ऑब्वियसली खाएगा ही, ठीक है, और उसको जिस प्राइस में वो मिल रहा है ना, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो कोई अनब्रांडेड है, ठीक है। अब मतलब एक दो अलग अलग कंपनी के आ रहे हैं तो आपको अमीर को भी उतने में ही मिलेगा, हमें भी उसको उतने में मिलेगा, ठीक है, और उन्हें भी। तो इन्हें बोलते हैं जेनरिक, ठीक है। जेनरिक और कोर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। कोर भी क्या है कि ये उसका मेन बेनिफिट जो कि कस्टमर को मिल रहा है, दोनों में ही फिजिकल ही फीचर्स इंक्लूड है, ध्यान दीजिएगा, दोनों में ही आपके पास फिजिकल फीचर्स इंक्लूड हैं, ठीक है, लाइक द राइस, ब्रेड, फ्लावर एंड क्लॉथ। नाउ द नेक्स्ट इज अवर द ब्रांडेड प्रोडक्ट। ब्रांडेड प्रोडक्ट कौन से होते हैं? द ब्रांडेड प्रोडक्ट गेट्स एन आइडेंटिटी फ्रॉम थ्रू अ नेम, यानी कि ब्रांडेड प्रोडक्ट को उसी के नाम से एक उसकी पहचान मिली है, ठीक है, कि जैसे ब्रांडेड प्रोडक्ट गेट्स एन आइडेंटिटी थ्रू इट्स नेम, कि जैसे ब्रांड हो गया मॉडर्न ब्रेड है, हार्वेस्ट है, तो ये सारे के सारे हमारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं। अब क्या लिखा है, अब है डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट कौन से होते हैं। तो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि हम इन्हें इजीली क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। मार्केट में जो सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, सिमिलर टाइप के ब्रांड्स हैं, हम उनमें से उन्हें क्या डिस्टिंक्ट कर सकते हैं, उनमें से हम उन्हें इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट enjoys a distinction from other similar products or brands in the market. So differentiated products enjoy करता है एक डिस्टिंक्शन फ्रॉम अदर सिमिलर प्रोडक्ट और ब्रांड इन द मार्केट, यानी मार्केट में इसी के अदर सिमिलर ब्रांड और प्रोडक्ट से जो कि डिस्टिंक्शन, ऑब्वियसली हम उनको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप देखा जाए तो एक ब्रांड का जब कभी भी हम एक नाम दे देते हैं तो हम उसको इजीली क्या करेंगे, आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। एक्चुअल में देखा जाए ना, एक ब्रांड का नाम देना ये एक हमारे लिए एक साइकोलॉजिकल परसेप्शन होता है, नथिंग एल्स, ठीक है, कि हमारा ये ब्रांड है, ये सब कुछ चीज है। तो क्वालिटी अगर आउटपुट, ऑब्वियसली ये आप मान सकते हैं कि आपके पास क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, ठीक है, तो क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, इस चीज के लिए आप ब्रांड को ले रहे हैं, हाँ ये एक पर्सपेक्टिव है। लेकिन जर्नली क्वालिटी मतलब बहुत ज्यादा बेस्ट हो ऐसा कोई परसेप्टिव नहीं होता हमारा। सो डिफरेंशिएशन जो भी है क्लेम में बी रियल विद अ रियल डिस्टिंक्शन ऑन, ठीक है, इंग्रेडिएंट, क्वालिटी, यूटिलिटी, सर्विस, और इट मे बी साइकोलॉजिकल ब्रॉट अबाउट थ्रू, ठीक है ना, सेल्स, ठीक है, यानी कि ये एक सेल्स के द्वारा आप इन चीजों को भी मतलब आप आइडेंटिफाई करते हैं। जो प्रोडक्ट बिक जाता है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ठीक है, ये हमारी ऐसी परसेप्शंस भी होती है, ठीक है। तो एक डिफरेंशिएटेड में आप इजीली उन्हें क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट वन इज द कस्टमाइज्ड, ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है ना। कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट में हमारे पास सिंपल में आ गया आपके पास कि कस्टमर के अकॉर्डिंग, कि आपने कस्टमर के अकॉर्डिंग उन चीजों को कर रहे हो। तो कस्टमाइज में कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स आर टेकन इनटू द अकाउंट, कस्टमर की जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है वो ली जाएगी वाइल डेवलपिंग द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को डेवलप करने में कस्टमर की जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें लिया जाएगा। The customer specific requirements are taken into account while developing the product. Commonly practiced in the industrial product marketing,
ठीक है ना। कॉमनली हम इन्हें इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट मार्केटिंग में प्रैक्टिस करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जैसे कुछ मशीन्स हो गई हैं, ठीक है। अब वो मशीन्स एक पर्टिकुलर वर्क के लिए है या एक पर्टिकुलर फर्म के लिए है, तो हम उसे एक पर्टिकुलर फर्म के लिए ही लेंगे। सो कस्टमाइज्ड में क्या आ गया, तो कस्टमर स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स are taken into account while developing the product. So commonly practiced in the industrial product marketing where manufacturer and user are in direct contact, ठीक है, जहां पे manufacturers users direct contact में होते हैं। तो जो प्रोडक्ट्स है वो कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट या फिर जो कस्टमर जिस हिसाब से उसको चाहता है, डिजायर करता है, उनकी क्या नीड्स हैं, तो कस्टमर की नीड्स और रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वो फ्रेम हो जाता है। क्लियर हुआ है नहीं? एनी डाउट इसमें? किसी को कोई डाउट है? ठीक है, नहीं? सो नेक्स्ट, तो हमारे पास क्या है, जेनरिक, ब्रांडेड, डिफरेंशिएटेड, कस्टमाइज्ड। नेक्स्ट इज द ऑगमेंटेड। ऑगमेंटेड का हमने कवर भी किया था, ठीक है ना। ऑगमेंटेड में कौन बताएगा हमने क्या कवर किया था, बताओ। एनीवन हु वांट्स टू? ठीक है, नहीं कोई नहीं बता रहा। तो ऑगमेंटेड में हमारे पास क्या होता है, ऑगमेंटेड में हम अपने प्रोडक्ट के साथ उसकी जो एक्स्ट्रा फैसिलिटी है, यानी कि फिजिकल प्रोडक्ट के साथ साथ कोई इंटेंजिबल यानी कि उसमें प्रोडक्ट में है, उनसे भी हम कवर करते हैं। सो ऑगमेंटेड प्रोडक्ट इज द result of voluntary improvements brought about by the manufacturer, मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा कुछ उसमें क्या कर रहा है, उस प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट कर रहा है इन ऑर्डर टू एनहांस द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की वैल्यू को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्ट की वैल्यू को एनहांस करने के लिए मैन्युफैक्चरर के द्वारा जो वॉलंटरी इम्प्रूवमेंट की जाती है, ठीक है, which are neither suggested by the customer nor expected by them, जो कि ना तो कस्टमर के द्वारा सजेस्ट की जाती है और ना ही उनके द्वारा एक्सपेक्ट की जाती है। तो ऑगमेंटेड प्रोडक्ट से होने से एक प्रोडक्ट में एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड हो जाता है, और ये जो प्रोडक्ट का एक्स्ट्रा फीचर से क्या होगा कि आपके प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाती है, आपके उसके जो कस्टमर्स हैं उनकी लॉयल्टी एनहांस होती है, लॉयल्टी भी रिटेन होती है, आपके कस्टमर्स भी मैक्सिमम रिटेन करते हैं। तो कस्टमर्स पे देखते हैं ना कि ये जो एक एक्स्ट्रा या फिर एक दो जो फैसिलिटी है वो कहाँ पर मैक्सिमम हमें मिल रही है, ठीक है। सो ऑगमेंटेड प्रोडक्ट इज द रिजल्ट ऑफ वॉलंटरी इम्प्रूवमेंट्स ब्रॉट अबाउट बाय द मैन्युफैक्चरर टू इन ऑर्डर टू एनहांस द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की वैल्यू को एनहांस करने के लिए, ठीक है, विच आर नाइदर सजेस्टेड बाय द कस्टमर। देखिए देखो, ऑब्वियसली कस्टमर ना तो मतलब ये आपको सजेस्ट नहीं करता, ये कस्टमर सिंपली क्या करता है, जज करता है, देखता है, ठीक है, कि आपने यानी कि ये जो प्रोडक्ट है इसमें आपको होम डिलीवरी भी मिल रही है, तो उस उनके लिए सबसे अच्छा और क्या होगा, so which are neither suggested by the customer nor expected by them, marketer on his own augments the product, marketer खुद पर ही खुद अपने प्रोडक्ट को augments माने और फीचर्स को, चाहे वो एडिशनल आपके देखो टेंजिबल फीचर्स नहीं होंगे, क्योंकि टेंजिबल फीचर्स आपके प्रोडक्ट का ही पार्ट हो जाएगा, वो आपके होंगे इंटेंजिबल फीचर्स, यानी वो आप में कुछ ना कुछ सर्विसेज होंगी, ठीक है। सो बाय एडिंग एन एक्स्ट्रा फैसिलिटी और एन एक्स्ट्रा फीचर टू द प्रोडक्ट, सो प्रोडक्ट में एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी और एक एक्स्ट्रा फीचर्स को ऐड करके, क्लियर। नाउ द नेक्स्ट,
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पोटेंशियल प्रोडक्ट। कौन से होते हैं पोटेंशियल? देखो पोटेंशियल का तो कुछ नहीं है, आपके ऊपर है, ठीक है, आप अपनी कब तक उसको इम्प्रूवमेंट किए जाते हो, आपके अपने फर्म्स की पोटेंशियल के हिसाब से आप उसे कितना एनहांस कर रहे हो, कितना उसे अपने प्रोडक्ट को और इम्प्रूव कर रहे हो। सो पोटेंशियल प्रोडक्ट इज द टुमारोज प्रोडक्ट, यानी कि पोटेंशियल प्रोडक्ट कल के प्रोडक्ट है, कैरिंग विद इट ऑल द इम्प्रूवमेंट्स एंड, ठीक है, फिटनेस इज पॉसिबल अंडर द गिवन टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड कॉम्पिटिटिव कंडीशन। टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक, कॉम्पिटिटिव कंडीशन के अंदर, ठीक है, आप उसमें और क्या क्या इम्प्रूवमेंट करते हो। मान लीजिए कि अभी आपने प्रोडक्ट को बनाया, ठीक है, और उसमें कोई न्यू टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट आ गई, आपने फिर से उसमें देरी नहीं की, ठीक है ना, जिससे पहले की कोई कॉम्पिटिटर्स कर आपने किया, तो ये क्या है, ये आपका एक पोटेंशियल प्रोडक्ट है। सो देयर आर नो लिमिट्स टू पोटेंशियल प्रोडक्ट। पोटेंशियल प्रोडक्ट्स की कोई भी लिमिट्स नहीं होती। ओनली द टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द फर्म सेट द लिमिट। सिर्फ टेक्नोलॉजिकल और जो फर्म का इकोनॉमिक रिसोर्सेज ही लिमिट को सेट करेगा। क्लियर हुआ? ओनली टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द फर्म सेट द लिमिट, ठीक है। नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में हम सिंपली स्टडी करते हैं कि जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो यानी कि अलग कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट से कैसे क्या है डिफर है, वो किस तरीके से डिफरेंट है। Is the act of designing a set of meaningful differences to distinguish the company's offering from competitors offering, ठीक है। कहने का मतलब है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में एक्ट ऑफ डिजाइनिंग द, यानी कि मीनिंगफुल डिफरेंसेस, ठीक है, कि ताकि हम उसे डिस्टिंग्विश कर सके, ताकि हम उसे डिफरेंसेस कर सकें कि जो कॉम्पिटिटर्स क्या ऑफर कर रहा है इससे। नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन अपॉर्चुनिटीज वेरीज ऑब्वियसली, डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज में, डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज में डिफरेंट हमारी नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, वेरी करती हैं, ठीक है। तो हमें डिफरेंट इंडस्ट्रीज में हम ये देखते हैं कि हमारे कौन कौन से प्रोडक्ट के नए नए फीचर्स हैं। मान लीजिए लैपटॉप है, तो आप लैपटॉप्स में अलग अलग में देखोगे कंपनीज कौन कौन से क्या क्या कितने प्राइस पे ऑफर कर रही है, तो यही सब कुछ है। So number of the differentiation opportunities varies with the type of the industries, ठीक है। जो अभी हमने कंसेप्ट किया, ठीक है, आज का जो हमने कंसेप्ट किया मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। आगे हम और भी प्रोडक्ट के टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे। सो द नंबर ऑफ द डिफरेंशिएशन अपॉर्चुनिटीज वेरीज विद द टाइप ऑफ द इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज के टाइप के साथ जो भी बहुत सारी यानी कि डिफरेंशिएशन अपॉर्चुनिटीज वेरी कर रही है। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप हैज डिस्टिंग्विश्ड 4 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने 4 अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज को डिस्टिंग्विश किया, ठीक है। तो 4 अलग टाइप की इंडस्ट्रीज हैं, हम इन्हें कवर करते हैं। देखते हैं कि बोस्टन ने कंसल्टिंग ग्रुप ने क्या बोला कि ठीक है, एक अगर हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस और एक अपने साइज के ऊपर, तो ये 4 टाइप की इंडस्ट्रीज हैं, आप इन 4 टाइप की इंडस्ट्रीज में, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या फिर ये नंबर ऑफ डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज जो है इन सब में क्या है, प्रोवाइड है। तो नंबर 1 इज द वॉल्यूम इंडस्ट्री, वन इन विच कंपनीज कैन गेन ओनली अ फ्यू, ठीक है, बट rather large competitive advantages, ठीक है। तो वॉल्यूम इंडस्ट्री में वन, जो कि कंपनी सिर्फ एक फ्यू कुछ और एक लेकिन लार्ज, ठीक है, वॉल्यूम इंडस्ट्री है। आपको वहां पे अगर आप चाहते हो कि आपको नंबर ऑफ यूनिट्स को ज्यादा से ज्यादा रिड्यूस करो, ठीक है, तो कि मैं इतने मैक्सिमम नंबर ऑफ आउटपुट को जनरेट करना चाहता हूँ,
तो ये एक, या फिर मैं इसको कर रही हूँ, तो ये वॉल्यूम इंडस्ट्री है। तो वन इन विच कंपनीज कैन गेन ओनली अ फ्यू, मतलब कुछ ही कंपनीज को गेन होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपके प्रोडक्ट जहाँ पे बिकना बंद हो गए, जहाँ पे कॉन्स्टेंसी आ गई उसको सेलिंग में, तब आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो इतने ज्यादा सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, द वन इन विच कंपनीज कैन गेन ओनली अ फ्यू बट रैदर लार्ज कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, लेकिन उन्हें ज्यादा लार्ज कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस मिलती हैं। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास क्या है? ठीक है, स्टेलमेटेड इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं? कि जैसे स्टेलमेटेड, द वन इन विच देयर आर द फ्यू, यानी कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस आपके पास कम है। ठीक है, आपके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस कम है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपकी सारी इंडस्ट्रीज क्या होती है? स्मॉल है। आपको ये इंडस्ट्री फाइंड आउट करना है ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज हैं कि जहाँ पे कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस कम है, क्योंकि सभी हैं इसी प्रोडक्ट को यूज किए जा रहे हैं। आपको इसमें रिसर्च ज्यादा करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, जो आपके पास लिखा है ना, फ्यू पोटेंशियल कुछ ही है। ठीक है, तो यानी कि फ्यू के हैं, तो इतना ज्यादा आप में उसमें वर्क एनहांसिंग में रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सो स्टेल मिड इंडस्ट्री में वन इन विच देयर आर फ्यू पोटेंशियल कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस एंड ईच इज स्मॉल, और सारी की सारी क्या है? स्मॉल है। नेक्स्ट थर्ड क्या लिखा है? फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री कौन सी होती है? वन इन विच कंपनीज फेस मैनी अपॉर्चुनिटीज फॉर डिफरेंशिएशन। ठीक है, देखो फ्रेगमेंटेड का मतलब है कि क्या होना? सेगमेंटेड होना, यानी कि अलग अलग, ठीक है, डिवीजन होना। सो ईच, यानी कि एक कंपनी है जो कि बहुत सारी मैनी अपॉर्चुनिटीज को फेस करती है। तो जैसे एक कंपनीज है, एक कंपनीज ने अपनी डिफरेंट टाइप की लाइंस को सेट किया है, और उन्हीं डिफरेंट टाइप की लाइंस को कंपनी ने क्या कर दिया? अलग अलग स्मॉल डिपार्टमेंट्स में या फिर एक स्मॉल प्रोडक्ट्स में, डिफरेंट में उसने एक इंडस्ट्री के रूप में उन्हें अलग कर दिया। तो यानी कि फ्रेगमेंटेड लाइक अ डिवीजन। ठीक है, so one in which companies face many opportunities for differentiation, one जिसमें companies differentiation के लिए काफी many opportunities को face करती है। so fragmented industry वो ही होती है, तो one in which companies face many opportunities, ठीक है, many opportunities हैं, but each opportunities is small, ठीक है ना, यानी कि जो हर opportunities है वो itself बहुत small है। क्योंकि देखो, अगर हर अपॉर्चुनिटीज क्या हो जाएंगी? बहुत लार्ज हो जाएंगी, तो आपके पास वो स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री बन जाएंगी। ठीक है, क्योंकि एक अलग अलग स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स हो गए हैं, अलग अलग कर दिया। तो फ्रेगमेंटेड में क्या करते हैं कि काम क्या हो? आपका कंप्लीटली हो जाए, मिक्स मैच काम ना हो, तो इसीलिए हम करते हैं बट ईच अपॉर्चुनिटी फॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज स्मॉल। स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री में वन इन विच कंपनीज फेस मैनी डिफरेंशिएशन अपॉर्चुनिटीज, वन जिसमें कंपनीज बहुत सारी मैनी डिफरेंशिएशन अपॉर्चुनिटीज को फेस करता है, एंड ईच डिफरेंशिएशन कैन हैव अ हाई पे ऑफ, और हर डिफरेंशिएशन में हाई पे ऑफ होता है। क्यों होता है हर डिफरेंशिएशन में हाई पे ऑफ? क्योंकि वो एक लार्ज इंडस्ट्रीज बन गई हैं। अब वो एक हर जो स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स है, वो डिपार्टमेंट्स नहीं है, वो एक स्पेशलाइज्ड अलग अलग इंडस्ट्रीज है। कि जैसे आपने कहा कि मेरा जो है वो नेल पॉलिश का भी, नेल पेंट का भी वर्क है, बुक का भी वर्क है। ठीक है, तो आपने स्टार्टिंग में उसके कुछ डिपार्टमेंट्स को अलग अलग कर दिया, बाकी कुछ काम था वो सब कुछ अकाउंट्स का सेम रहा, तो वो आपका हो गया फ्रेगमेंटेड। ठीक है, क्योंकि जो जो वर्क था आपने उसको डिवीजन कर दिया। लेकिन स्पेशलाइज्ड में आपने उन्हें एक बड़े से अलग ग्रुप में कंप्लीटली डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज के साथ उन्हें क्या कर दिया? अलग कर दिया, और हर डिपार्टमेंट का, हर डिफरेंशिएशन का एक अलग से हाई पे ऑफ है। पहले बताओ क्लियर हुआ इतना या नहीं? ठीक है, ये हम बाकी नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट स्ट्रैटेजी जो है फर्म अडॉप्ट कर सकती है।
अब तक के में किसी को कोई डाउट है? बताइए। कोई डाउट है किसी को? नो?